Good morning, children. I, Babita Parmar, welcome you all in your own channel Physics की आवाज़, providing you physics easy notes. बच्चों, हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड लेक्चर ऑफ चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन. अब इसमें लॉज को पढ़ने से पहले जो बेसिक चीज़ है जिसके ऊपर हम जब इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं तो सबसे बेसिक चीज़ जो आती है दैट इज़ योर फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? एक ऐसा डायग्राम जो कि जो भी बॉडी है या ऑब्जेक्ट है उसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करता है और उसके ऊपर वेरियस जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं किसी भी बॉडी के ऊपर को, नीचे को, साइड को, कहीं को भी सर्टेन एंगल पे, तो वो वाला जो डायग्राम होता है उसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम. और इसमें चाहे कितनी भी, जैसे कार है, उसका कार की मूवमेंट है, स्कूटर की मूवमेंट है, तो उसको सबसे पहले ये मास दिया हुआ है, उसको क्या किया जाता है, एक पॉइंट की तरह कंसिडर कर लिया जाता है. फिर उसके बाद देखते हैं उसके ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं. दूसरी चीज़, जब ये इसके जो स्टेप्स हमें ध्यान रखने, तो पहला जो स्टेप इसमें होता है कि हम उसको ऑब्जेक्ट को किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट मास के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी करती है कि सारे फोर्सेस कहाँ पर एक्ट होने चाहिए, ऑन द बॉडी. ठीक है, बॉडी के ऊपर फोर्स जो है वो एक्ट करने, उनको हम कंसिडर करते हैं. अगर आपके पास किसी डायग्राम में पुलीज जैसे पुली वाले केसेस आ जाते हैं तो उसमें बहुत सारे इस तरह से मासेस लगे होते हैं. तो अगर आपके जो भी आपको सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम दी गई है उसमें अगर एक से ज़्यादा मासेस हैं तो हर मास के लिए अलग जो है फ्री बॉडी डायग्राम जो आप बनाएंगे और डिफरेंट डायग्राम्स में शो करना पड़ेगा फॉर ईच बॉडी, हर बॉडी के लिए. और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये आपको देखना पड़ेगा कि क्योंकि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर कहाँ पर है. अब यूजुअली हम लोग यहाँ पर हमेशा जो है ग्राउंड को ले लेते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड को कंसिडर करते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे आएंगे जहाँ पर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका बदल जाता है. जैसे लिफ्ट वाले क्वेश्चंस हैं, उनमें लिफ्ट के अंदर से बैठा हुआ है ऑब्जर्वर, तो वो कैसे उसको कैसे जो फोर्सेस हैं वो कैसे दिखेंगे, कोई लिफ्ट से बाहर है उसको फ्रेम कैसे दिख रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो बातें जो हैं वो इसमें आती हैं. ठीक है, सो फ्री बॉडी डायग्राम में आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पार्ट देख लेते हैं. अ डायग्राम showing a given body or object as a point and the various forces acting on it is called free body diagram. Now steps, you should know the steps used to draw the steps टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम जो आपको याद रखने हैं. इसमें पहला बात जो है आप इसमें ध्यान रखेंगे दैट द बॉडी इज शोन बाय द बॉडी इज शोन बाय पॉइंट मास. ठीक है, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है दैट इज हर फोर्स वी हैव टू शो ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी. सारे फोर्सेस इनटू अकाउंट लेने हैं. ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा बॉडी है, इफ़ 2 or more bodies are there, if 2 or more bodies are there, then separate FBD, free body diagram, is drawn
फॉर ईच बॉडी, हर बॉडी के लिए आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। चौथी है दैट इज़ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर seeing the forces, frame of reference, ये आगे पढ़ेंगे हम, inertial frame of reference, non-inertial frame of reference. So force frame of reference is to be selected usually, or you can say maximum time हम जो लेते हैं ग्राउंड को लेते हैं, वी यूज ग्राउंड, और वो कैसा है, इनर्शियल। ये ठीक से आ गया, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस as frame of reference. ठीक है, ये बेसिक चीज़ें होगी। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देती हूँ कि मान लीजिए ये सरफेस है, ठीक है। अब इसके ऊपर ये बॉडी है, इसका मास m है, तो इसके ऊपर वेरियस फोर्सेस क्या होंगे। एक इसका वज़न, दिस इज mg, है ना। वेट, mg इज व्हाट, वेट ऑफ द बॉडी। देन ऊपर की तरफ को r, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस ऑन बॉडी, राइट। सो इसमें एक और होगा, नीचे की तरफ को भी ये ले लेते हैं हम, जैसे दिस इज n, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑफ बॉडी ऑन सरफेस, ठीक है। लेकिन हमारा रूल क्या है, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द पहला पॉइंट के हिसाब से इसका जो FBD ड्रॉ करेंगे आप, इसका अगर आपने FBD बनाना है, पहली बात इस मास को आप कैसे लेंगे, पॉइंट, ये हो गया आपका, है ना। फिर जो फोर्सेस हैं, वी हैव टू शो ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, बॉडी के ऊपर कौन है, ये कौन सा है, बॉडी ऑन सरफेस है, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस ऑन बॉडी, ये ठीक है। वेट ऑफ द बॉडी, ये भी ठीक है, क्योंकि ये भी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है। सो ये इसका जो डायग्राम होगा दैट विल बी लाइक दिस, इसको आप कैंसिल कर देंगे तो ये इसका हो जाएगा ऊपर को नॉर्मल रिएक्शन, और इसका वेट हो जाएगा mg। और ये ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज r इज़ ऑपोजिट टू mg, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं ले सकते, ऑलवेज r इज़ इक्वल टू mg। तो सी कि अगर ये बिल्कुल, ये तो तब लेंगे क्योंकि ये अलोंग वन एक्सिस एक्ट कर रहा है और ये बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम, तो r इज़ इक्वल टू mg। पर इसका हार्ड एंड फास्ट रूल है कि एवरी टाइम r इज़ इक्वल टू mg, इट कैन चेंज द वैल्यू, दिस इज़ व्हाट वी हैव, ठीक है। सो दिस इज़ द जनरल आइडिया। न्यूमेरिकल्स में मैं कवर करूँगी और चीज़ें। अब लेट्स स्टार्ट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ विल स्टार्ट। Hashtag Newton's first law of motion। ये आप हमेशा से 9th क्लास से सुनते आ रहे हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं हम, ठीक है। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि कोई भी बॉडी जो है
चाहे वो अगर वो रेस्ट, जब भी इनर्शिया हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था तो इधर उधर पे कहीं पे भी फोर्स के बारे में कोई बात नहीं की थी। न्यूटन ने फोर्स की बात जो वो इंट्रोड्यूस की थी, उन्होंने कहा था कि जब चाहे अगर जो नेट फोर्स है किसी बॉडी के ऊपर जो एक्ट कर रहे हैं नेट फोर्सेस, अगर वो ज़ीरो हैं तो जो बॉडी है वो अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन पे तो मोशन पे है, जिस डायरेक्शन में मूव करी वो उस तरह से मूव करती रहेगी। तो वो कंटिन्यू कर दिया, यानी कि आप उसको थोड़ा सा अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में कहें तो आप ये कह सकते हो कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी बॉडी जो है अगर वो रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है तो ये रेस्ट पर ही रहेगी, अगर ये मूव कर रही है तो ये मूव ही करती रहेगी अलॉन्ग से, जब तक कि इसको कोई बाहर से फोर्स कंपेल नहीं करता है। ठीक है, तो दो फॉर्म में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि नेट फोर्स जो है वो बॉडी के ऊपर ज़ीरो है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। नेट फोर्स का मतलब बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर, सबका सम अगर ज़ीरो है तो वो बॉडी जैसी है वो वैसी रहने वाली। अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। और यूनिफॉर्म मोशन वर्ड जहाँ यूज़ कर रहे हैं, मोशन यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। तो पहले तो हम स्टेटमेंट पे आते हैं। जो फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट जो हर बच्चे ने पढ़ी भी है और याद भी रखनी है, एवरी body continues in the state of rest or uniform motion in a straight line unless compelled by net external force to change द स्टेट। इसको आप अगर अलग ढंग से कहें कि अगर ये कह सकते हैं अगर बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन पे है तो कंटिन्यू करेगी मोशन के ऊपर ही। सो इसको आप इस ढंग से भी लिख सकते हैं कि एफ नेट जो है, ये ज़रूरी है यहाँ जो वर्ड नेट एक्सटर्नल फोर्स, इट्स नॉट ओनली द एक्सटर्नल फोर्स, it's saying net external force. So if net force is equal to 0, that is, then net acceleration, this is what net acceleration is equal to 0, and the body do not change the state. So that is, अगर रेस्ट है तो वो कैसी होगी, रेस्ट पर ही रहेगी। अगर वो मोशन में है तो वो कंटिन्यू करेगी मोशन। That too with constant velocity, constant velocity से वो move कर देगी। That is it will not change its direct speed, or body do not change its speed or direction by its own। और क्योंकि ये एफ नेट इज 0, यहाँ एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है, एज एफ नेट
is equal to 0, body is in equilibrium. ठीक है, दिस इज व्हाट यू शुड नो अबाउट इट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. इसमें अब एक चीज़ और मैं आपको बताने वाली हूँ, दैट इज़ मोमेंटम. मोमेंटम आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा. इसको हम पी वैक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं. ये जो है आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि P इज़ इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. तो दिस इज़ नॉट P जो है, P वैक्टर इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. सो ये ध्यान रखना है कि ऐसे कभी नहीं बोलना कि इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ये जो इट इज़ द अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड एज मोमेंटम. अभी लीनियर मोमेंटम वर्ड यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रेट बॉडी की बात हो रही है. आगे के चैप्टर्स में जब रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तो हम एंगुलर मोमेंटम पढ़ना शुरू कर देंगे. सो सिंपल मोमेंटम बोला तो वी आर टॉकिंग अबाउट द लीनियर मोमेंटम. सो द क्वांटिटी ऑफ TITY quantity of motion present in a body is called momentum of the body. अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आपके पास एक ये स्कूटर है, ठीक है, स्कूटर पे बैठे, और एक कार है. अब आप इसको स्कूटर को आप धक्का मारते हो. मान लीजिए इसके ऊपर आप, इसका मास स्मॉल एम है, इसका मास कैपिटल एम है. तो ये दोनों के दोनों मान लीजिए 1 किलोमीटर पर या 1 मीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं. 1 मीटर पर आवर बहुत स्लो चल रहे हैं बट मूव कर रहे हैं ना. तो आपको किसको रोकना आसान होगा, किस वाले को आप इजीली रोक सकते हैं. ये आपकी साइकिल है. चलो ये मैं साइकिल और इजीली, तो एक साइकिल चल रही है और एक कार चल रही है, दोनों मूव कर रहे हैं. आपको कहा रोको, तो आपको ये रोकना आसान हो जाएगा. तो जितना फोर्स आप इसको लगाते हैं रोकने के लिए, वो बता रहा है कि इसके अंदर कितना मोशन प्रेजेंट है. कोई भी बॉडी के अंदर कितना मोशन प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो जब वो मूव कर रही है तो आप उसको रोकते हो बॉडी को, तो आप कितना फोर्स लगाते हो. तो अब ये एग्जांपल मैंने साइकिल का लिया और ये कार का, तो दोनों की स्पीड सेम है. तो आप लोगों के लिए आसान किसको होगा, आप कार को आसानी से रोक सकते हो कि साइकिल को. डेफिनेटली आप साइकिल को यूज़ कर सकते हो, यानी कि इसका जो मोशन होगा वो कम होगा, तभी इजीली आप उसको रोक रहे हैं. तो जो अमाउंट ऑफ मोशन है वो मास पर भी डिपेंड कर रहा है. अब अगर मैंने दोनों ही साइकिल्स ले ली, ये साइकिल 1 है और ये साइकिल 2 है, ठीक है, दोनों का मास सेम रख दिया. इसकी जो स्पीड है वो ये मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड पर आवर की स्पीड से जा रहा है 10, और ये जा रहा है मान लीजिए 5 मीटर पर आवर की स्पीड से. तो आप किसको रोक सकते हैं, तो डेफिनेटली जो साइकिल कम तेज़ी से चल रही है उसको आप रोक सकते हो. तो यानी इसका मतलब किस में मोशन ज़्यादा है, जो तेज़ी से चल रहा है. यानी जो अमाउंट ऑफ मोशन है वो ना केवल इनके मासेस पे डिपेंड करता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी वेलोसिटीज़ पर भी डिपेंड करता है. इसीलिए जिसको मैथमेटिकली लीनियर मोमेंटम को कहा गया, इट इज़ मास इनटू वेलोसिटी, नहीं मास पर भी डिपेंड करेगा एंड वेलोसिटी पर भी. अब ये एग्जांपल तो मैं आपको, जब आप एग्ज़ाम में लिखते हैं क्वेश्चन, यू वोंट बी गिविंग दिस एग्जांपल, पर ये सिर्फ समझाने के लिए, फील देने के लिए आपको बताया जा रहा है कि जब साइकिल और कार ली हम लोगों ने, दोनों को सेम स्पीड से मूव करवाया, तो हमें साइकिल को रोकना आसान था. इसका मतलब इसमें मोशन कम है, तो वो मास पर डिपेंड कर रहा है कि इसका मोशन
कम है। जब दोनों साइकिलें ली, दोनों के मासेस सेम थे, लेकिन जो वाली साइकिल कम स्पीड से चल रही थी उसको रोकना आसान था। तो इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो भी मोशन को डिफाइन कर रही हूँ। कैसे? मोशन तो कोई मशीन से आप नाप नहीं सकते हैं। कोई बॉडी मूव कर रही है तो कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर कितना मोशन है? आप उसको रोकने की कोशिश करोगे तो कितना आप फोर्स लगाते हो, तो वो डिफाइन आउट करता है कि आपको, तो जो फोर्स आप लगा रहे हैं वो दो बातों पर डिपेंड कर रहा है, बॉडी के मास के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और बॉडी की वेलोसिटी पे। इसका मतलब मोमेंटम क्या हो गया? मास और वेलोसिटी दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चे? सो द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम ऑफ बॉडी, एंड quantity of motion is measured by force applied to stop the motion, and this further depends on mass and velocity of the body. Therefore, momentum is equal to mass into velocity. आप इट्स अ प्रोडक्ट, मैथमेटिकली आप इसको ऐसे देंगे। ठीक है? मैथमेटिकली वी गिव दिस प्रोडक्ट, सो P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। V वेक्टर आपका, जो डायरेक्शन वेलोसिटी की वो आपकी, सो दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें जो आपके पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये कैसा है? इट्स अ, ये वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? एक चीज़ ये हो गई। दूसरी बात, इसकी अगर आप यूनिट की बात करेंगे, ठीक है, सो अगर यूनिट में अगर आप SI यूनिट की बात करते हैं तो इसमें क्या चीज़ है? मास के लिए हो जाएगा kg, वेलोसिटी के लिए हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, राइट? और अगर आप CGS की बात करते हैं तो मास के लिए हो जाएगा ग्राम और सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये बात हुई इसकी यूनिट की। अगर आप इसमें इसकी डायमेंशनल फार्मूला है ना, ये जो भी फिज़िक्स में हम नई चीज़ पढ़ते हैं, वी ऑलवेज गो थ्रू कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। सो डायमेंशनल फार्मूला की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका? इसमें मास है, मास के लिए हो जाएगा कैपिटल M, वेलोसिटी का हो जाएगा, दिस इज़ P की बात चल रही है, तो दिस इज़, यू कैन राइट मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी के लिए, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं m/L_t-1। ये इसकी डायमेंशनल फार्मूला हो गई। अब इसके डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ ग्राफ्स, अदरवाइज इसके ऊपर बहुत सारे रीजनिंग वाले क्वेश्चंस मैंने करवाने थे, बट आई एम नॉट टेलिंग यू ऑल दोज रीजनिंग क्वेश्चंस, क्योंकि आपके ये CBSE वालों ने ये सिलेबस में से निकाल दिया है। तो बेसिक आइडिया इन लॉज का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे आगे जब हम सेकेंड पार्ट इस चैप्टर का करने वाले हैं, फ्रिक्शन, तो वहाँ न्यूमेरिकल्स में यूज़ होना है। ठीक है? अब मोमेंटम में यहाँ पर जो वेलोसिटीज़ हैं, दिस इज़ व्हाट वी विल बी डूइंग। ग्राफ्स को मैं बाद में देखती हूँ, अभी चलिए पहले क्वेश्चंस कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। अब ये आपको क्वेश्चन दिया है, यहाँ आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए दिया हुआ है, अभी आपको मैं करा चुकी हूँ इस सर से, आपको फ्री बॉडी डायग्राम्स ड्रॉ करने। तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं, आपको रूल्स याद रखने हैं। आपको कहा था कि जो बॉडी है उसके मास को क्या ले लो आप, ये पॉइंट की तरह ले लिया, ये हो गया। इसके ऊपर जो फोर्स है, अब पहले तो यहीं बॉडी में ही देखिए फोर्सेस कहाँ लग रहे हैं, तो ये कि ये चीज़ इसके बॉडी के सरफेस, ये सरफेस जो बॉडी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लाएगा वो इधर को होगा। इसका वज़न जो है वो धरती के सेंटर की तरफ को एक्ट कर रहा है, दिस इज़ mg।
अब इसको जब आप ड्रॉ करेंगे तो एम जी इज़ इन दिस डाउनवर्ड डायरेक्शन, आप ये हो गया आपका एम जी, और आपकी ये फोर्स कहाँ को जा रही है, इट्स गोइंग लाइक दिस, सीधी ऊपर को नहीं है, जैसे पिछले वाले केस में जब पढ़ा रही थी तो किया था, इट्स गोइंग लाइक दिस, ख़त्म। अब ये दूसरा डायग्राम दिया, इसमें आपको ये सब जगह पे फोर्सेस डायग्राम ड्रॉ करना है। तो पहले हम ड्रॉ करते हैं M1, कितनी चीज़ें, देखो इसमें 3 चीज़ें हैं, एक ये पुली है, एक मास है, 3 चीज़ें, तो 3 पॉइंट डायग्राम्स बनेंगे। तो जब मैं ये इसको लेती हूँ, पहले M1 की बात करते हैं, तो M1 के ऊपर कितना, कौन सा फोर्स एक्ट कर रहे हैं, M1 के ऊपर फोर्स एक नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, दिस इज़ M1G। इसके ऊपर टेंशन जो है, हमेशा जो बॉडी होती है उसकी स्ट्रिंग है, इसके ऊपर एक्ट करता है और अवे फ्रॉम द बॉडी होता है, दिस इज़ द टेंशन विच इज़ एक्टिंग हियर इन अपवर्ड डायरेक्शन। यही स्ट्रिंग पुली के ऊपर से जाते हुए वी और मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली है, तो पूरी धागे के ऊपर जो टेंशन होगी वो सेम होगी, इस वाले पे भी टी होगी, इस वाले पे भी टी, लेकिन ये दूसरा एक और धागा अलग से लगा हुआ है, तो इसके ऊपर जो टेंशन होगी दैट विल बी T1। अब मैंने डायरेक्शन नहीं दी, अभी बाद में बात करते हैं, बस ये हो गया कि ये धागा क्या है, सेम धागा है, तो इसकी जो टेंशन इसके ऊपर एक्ट कर रही है, से एक स्ट्रिंग एक टेंशन, धागा बदल गया उसकी टेंशन डिफरेंट, ठीक है। अब ये क्योंकि एक लगा हुआ है, अब और रही बात टेंशन दिखाने की, तो टेंशन में आपने बच्चे याद रखना है, जो भी बॉडी है उससे दूर जाता हुआ होगा टेंशन, तो अगर इस बॉडी की बात करें तो इससे दूर जाता हुआ, ये बात होगी इसकी। जब M2 की बारी आई तो M2 के ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं, इसका M2G जो है वो नीचे की तरफ होगा, जो T है ये ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। रही अब ये पुली है, तो पुली के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं, तो इसके ऊपर ये टेंशन T1 है, तो इसका टेंशन ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, इस पुली के ऊपर T1 टेंशन ऊपर की तरफ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर ये जो, अब इसकी जब बात करेंगे, मैंने क्या बोला, बॉडी से दूर जाता है, तो यहाँ पर जो टेंशन होगा वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये टी इधर को हो जाएगा, ये टी इधर को हो जाएगा। जब इस बॉडी की बात कर रहे थे तो इससे टेंशन दूर जा रहा था, पुली की बात करेंगे तो पुली से टेंशन दूर जाएगा। तो अब ये देखिए इसके ऊपर, और इस मासलेस है इसलिए पुली का वेट कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तीनों चीज़ों तीनों बोला था आपको रूल लिखाते वक्त ही मैंने, कि जितनी बॉडीज़ होंगी उतने हमारे पॉइंट, ये जो आपके फ्री बॉडी डायग्राम्स बनेंगे। तो सबसे पहले हम M1 को ले लेते हैं, तो फर्स्ट केस इसमें ए ले लेती हूँ मैं M1 को, ठीक है। जब M1 की बात हो रही है तो ये रहा मेरा M1, और इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स, एक नीचे की तरफ को है, आई राइट दिस इज़ M1G, और एक ऊपर की तरफ को है, दैट इज़ द टेंशन T, ठीक है। फिर बात करते हैं दूसरा, B ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं B, है ना, B ले लेते हैं M2 को, तो M2 की बात होगी तो ये हो गया आपका, ये आपका M1 था, ये आपका M2 हो गया। M2 के लिए नीचे की तरफ इसका वेट निकल रहा है M2G, और ऊपर की तरफ को इसके ऊपर टेंशन T, ठीक है। अब C लेते हैं, पुली की बात करते हैं, है ना, पुली है तो ये हो गया आपकी पुली, इसके ऊपर ये ऊपर की तरफ को टेंशन जा रही है T1, और इसकी नीचे की तरफ को ही कौन है, आपका T है, इधर को भी T है, दोनों स्ट्रिंग्स जो नीचे लगी हुई हैं दोनों की डायरेक्शन नीचे की तरफ को है। मास इज, या वेट इज नॉट, वेट ऑफ पुली is not taken because pulley is frictionless। कैसी है आपकी पुली, फ्रिक्शनलेस है, इस सॉरी, पुली इज पुली, वेट ऑफ पुली इज नॉट टेकन बिकॉज पुली इज मासलेस, और ये दोनों स्ट्रिंग पे, बोथ स्ट्रिंग हैव द सेम, बिकॉज ये फ्रिक्शनलेस पुली के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। सो टेंशन of string holding M1 and M2 is same as common string is there, ठीक है, common string going through the
फ्रिक्शनलेस पुली। गोइंग थ्रू फ्रिक्शन लेस पुली। ठीक है, आप देखो अब आपको टेंशन, ये तो सिर्फ फ्री डायग्राम ड्रॉ किए थे, अब आपको क्वेश्चंस आगे, अब टेंशन निकालना है तो आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ पे कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग जो होंगे वो दे विल बी इक्वल, वाई डायरेक्शन की तरफ को जो होंगे अगर प्लेन पे लग रहा है तो हम उसके हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, सो ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। एक ये रिजिड सपोर्ट है, दिस इज अ रिजिड सपोर्ट, इसके ऊपर ये आपके लग गए। ठीक है, अब ये वाली स्ट्रिंग है तो ये इस पर 3 kg लगा, उसके नीचे एक और स्ट्रिंग है वो, तो इस वाले का जो हमारा डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम, अगर इस वाले को देखते हैं तो इसका जो एक तो वज़न नीचे की तरफ को जाएगा, है ना, 3g नीचे की तरफ जाएगा और टेंशन ऊपर की तरफ टेंशन T जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं इस वाले की, तो इसका भी वज़न नीचे की तरफ को होगा एक, और इसकी जो टेंशन है वो कहाँ को जाएगी, ऊपर की तरफ को जाएगी। अब एक और चीज़, ये जो स्ट्रिंग है ये अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है, तो मान लीजिए ये स्ट्रिंग का टेंशन T है, इस स्ट्रिंग का टेंशन क्या है, T1। इस बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस बॉडी के दूर जा रही है और इस पॉइंट ऑफ बॉडी के थ्रू ये T1, ये दोनों T1 इसलिए क्योंकि ये स्ट्रिंग सेम है और इसका वज़न यहाँ नीचे को है। ठीक है, इधर पे इसका खुद का वज़न भी नीचे की तरफ को जा रहा है, दैट इज़ 3g, और इसमें जो वज़न जा रहा है दैट विल बी 6g, नीचे की तरफ mg होता है ना, तो ये नीचे की तरफ को एक्ट कर रहा है। तो पहले तो इसका डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, तो FBD ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले सॉल्व करने के लिए। FBD जो फ्री बॉडी डायग्राम्स होंगे ये एक पहला कर लेते हैं हम 3 kg वाले का। ठीक है, तो इसके ऊपर नीचे की तरफ क्या एक्ट कर रहा है, अगर इसकी बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर नीचे की तरफ को एक्ट करता है T1 नीचे को एक्ट कर रहा है, और एक और चीज़ कौन सी एक्ट कर रही है इसकी, दैट इज़ 3g भी इधर नीचे की तरफ को एक्ट कर रहा है ना, इसका वज़न, और ऊपर की तरफ को क्या एक्ट कर रहा है, T। ये वो आपका 3 kg वाले क्वेश्चन का FBD। फिर अब बनाते हैं हम, ये हो जाएगा आपका 6 kg वाले का, तो 6 kg वाले को अगर हम देखते हैं तो इसका T1 ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। ठीक है, और इसका वज़न 6g नीचे, और तो कुछ है नहीं इसमें, दिस इज़ व्हाट वी हैव, ये डायग्राम। सो अब ये बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में है, सो एज बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम therefore नेट फोर्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। तो जो भी डायरेक्शंस है ऑपोजिट डायरेक्शन में वो बराबर हो जाएगा, तो इसको ये सिंपल वाला इसको ले लेते हैं। सो T1 विल बी इक्वल टू 6g। ठीक है, सो इफ़ g इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम ले लेते हैं, इफ़ g इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, सो दिस विल बी T1 विल बी इक्वल टू 60 न्यूटन। ठीक है, 6 × 10। और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाला डायग्राम से, ये आपका फिगर 1 फिगर 2, तो फिगर 2 से हमने पहले निकाल लिया, देन विल गो फ्रॉम FBD1, फर्स्ट फिगर जो है फ्री बॉडी डायग्राम 1, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ को, ये नीचे की तरफ, ये इक्विलिब्रियम मतलब ये ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू दिस नीचे वाला। सो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, दिस T इज़ इक्वल टू T1 प्लस 3g। तो दिस T1 की वैल्यू कितनी आई है, 60 न्यूटन प्लस 3 × 10, सो दिस इज 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90 न्यूटन्स। सो T इसके इस वाले धागे के ऊपर ज़्यादा टेंशन लगेगी तो इसके टूटने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। कई बार क्वेश्चन घुमा के दे देते कि
कौन सा धागा, क्योंकि ये ऊपर वाला जो धागा है उसके ऊपर क्या हो रहा है, ये वाला वज़न भी लगा, ये भी लगा हुआ है, जबकि नीचे वाले पे सिर्फ यही वाला है. सो दिस इज़ द वैल्यू, टेंशन की वैल्यू जो है ऐसे कैलकुलेट होगी. यही चीज़ें न्यू सेकेंड लॉ को जब करते हैं तो फिर हम एक्सेलरेशन एंड ऑल कंडीशन, पुलिस के मूवमेंट वगैरह को देखेंगे. बट दिस इज सिंपल वे. आप इनको पहले जो क्वेश्चन है उसका आप FBD बना लीजिए. FBD देखकर आपको पता लग जाएगा कौन से फोर्सेस कहाँ लग रहे हैं. बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो अपोजिट डायरेक्शन में जो हो रहे हैं दे विल बी ऑलवेज इक्वल, तो उसको हम इक्वेट कर सकते हैं. तो ये तो हुआ सिंगल. अगर एक ही या तो x डायरेक्शन है या y डायरेक्शन, अगर इसको आप y डायरेक्शन ले रहे हैं तो ये बैलेंस है. हर जगह हमेशा ऐसा नहीं होता है. जो फोर्सेस लग रहे होते हैं सर्टन एंगल पे भी होते हैं. सो मान लीजिए किसी प्लेन पे लग रहा है तो एक और न्यूमेरिकल देखते हैं. अब ये वाला देखो, इसमें जो ये बॉडी है आपकी, इसके ऊपर फोर्स जो है दो जगह को अगर ऐसे कर दें हम तो इस डायरेक्शन को भी लग रहा है, इस डायरेक्शन को भी लग रहा है ना. तो यहाँ पर आपको XY प्लेन में तो आप क्या करोगे. और हमेशा आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी आप फोर्सेस लेते हैं वो परपेंडिकुलर हो. जैसे अभी तो यहाँ पर तो सिंपल ही एक ही केस था ना, मान लो 2 एक्सेस के अलॉन्ग है, तो आप जा कोशिश करो उसको रिजॉल्व करने के लिए कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सको, है ना. फिर वो डायग्राम ड्रॉ करना. अब ये जो केस है, अगर इसको यहाँ आप ध्यान से देखें ये वाले को, तो ये आपका वज़न हो गया. इसमें भी आपने वही निकालना, टेंशन इन द स्ट्रिंग ही कैलकुलेट. इसका B पार्ट है, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. दिस इज, लेकिन डायग्राम थोड़ा सा आ गया. ये 10G नीचे की तरफ को एक्ट कर रहा है, ठीक है. इसका वज़न जो है वो नीचे को हो रहा है. ये बॉडी है तो यहाँ से टेंशन इस वाली स्ट्रिंग पे होगा. इसको आप मान लीजिए, आप अपनी मर्जी से ले लीजिए कि ये T1 है, और इस तरफ को जो लग रहा है दैट इज़ यू टेक इट एज T2, ठीक है. अब जब आप इसका वो बनाओगे, FBD बनाओगे, अब इसमें देखना है आपको, ये तो इसके तो अलॉन्ग कोई है ही नहीं, तो वज़न नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है. ये वज़न हमेशा उसके बराबर होगा जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. तो इसको हम रिजॉल्व भी कर सकते हैं यहाँ पे कि ऊपर की तरफ को क्या होगा. तो अगर ये 37 डिग्री है तो दिस इज़ ऑल्सो 37 डिग्री. अगर मैंने इसको पैरेलल ड्रॉ कर लिया तो ये जो T2 है ये 2 कंपोनेंट्स में बांटा जा सकता है. आई कैन डिवाइड दिस इनटू 2 कंपोनेंट्स. ये इधर हो जाएगा T2, क्योंकि ये 37 डिग्रीज पे बना रहा तो ये T2 cos 37 हो जाएगा, और यहाँ इधर हो जाएगा T2 परपेंडिकुलर हो गया sin 37. बेटा ये याद रखना, ये नहीं कि जो खड़ा है दैट इज़ परपेंडिकुलर. हमेशा हम जिसके ऊपर एंगल बनता है उसको क्या लेते हैं, बेस. तो 37 डिग्रीज पे बन रहा है तो ये चाहे ऐसे खड़ा है, इट्स नॉट अ परपेंडिकुलर. ये कैसा है, बेस है. दिस इज़ बेस. और इसके 90 डिग्री पे ये परपेंडिकुलर है. नहीं तो बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, जो लेटा हुआ है उसको ही बेस मान लेते हैं. लेटी हुई साइड नहीं डिसाइड करती है बेस कौन है, आपका एंगल डिसाइड करता है बेस कौन सा है. अब आपने इसका जो है FBD बनाना है. तो FBD जब बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम, तो आप इसमें ये हो गया आपका पॉइंट, दिस इज़ योर 10 kg, ठीक है. अब इसमें एक नीचे की तरफ कौन हो गया इसका, नट्स, इट्स वेट इज़ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. आप इसको 10G लिख दोगे, ख़त्म हो गया ये. उसके बाद आपने क्या करना है, एक दिस इज़ T1, ठीक है. इस तरफ कौन है, T2 sin 37, और ऊपर की तरफ क्या हो गया, T2 cos 37. तो इसका रोल ख़त्म हो गया. इस एंगल पे आप ये और ये ऑपोजिट हो गए अलॉन्ग Y एक्सेस, ये बैलेंस कर रहे हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम में, और ये दोनों X डायरेक्शन में, ये दोनों आपस में बैलेंस कर लेंगे, ठीक है. सो एज बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, force along x direction is equal to 0. therefore क्या हो जाएगा, T2 sin 37 डिग्री is equal to T1. एक ही आ जाएगा आपका. तो यहाँ से T1 will be equal to how much, आपको T2 sin 37. जब 37 की बात आ गई तो आपका वो मैजिकल ट्रायंगल आपको हमेशा एकदम से बना देना है.
दिस इज़ 37. 37 छोटा वाला एंगल, एक 53 होता था, एक 37. 37 छोटा वाला, तो 37 के सामने कौन आ जाएगा, 3, नीचे हो जाएगा 4, ये 5. तो T2 साइन 37, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इंटू 3/5. दिस इज T1 की वैल्यू आ गई है ना. देन फोर्स अलोंग y एक्सिस जो है that is also 0. So this will be your T2 cos theta. T2 this will be equal to your T2 cos 37. Cos 37 is equal to 10g. This is equal to T2 cos 37 means it is 4/5 is equal to 10 into 10, 100. So T2 की जो वैल्यू होगी दैट, आप T2 की वैल्यू को डाल देंगे यहाँ पे, कितना, T2 is equal to T2 is equal to 10 into 10 into 5/4. So this is 2 2s are 4, 2 5s are 10. So 250/2. So this is 2 1s are 2 2s are 4, 2 5s are 10. T2 की वैल्यू जो है इतना न्यूटन, 125 न्यूटन आ गई. और यहाँ आप वैल्यू डाल दीजिए. दिस वॉज माई फर्स्ट इक्वेशन. ये आपकी मेरी सेकेंड आ गई. सो सब्स्टिट्यूटिंग इन 1, तो T1 की वैल्यू बच्चे कितनी हो जाएगी, 125 इंटू 3/5. 5 1s are 5 और 5 25, 5 2s are 10, 525. So T1 is equal to 75 न्यूटन. क्लियर हो गया बच्चे. देखो कुछ नहीं किया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना था, ये सर्टन एंगल पे था, आपने इसको क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया दो कंपोनेंट्स में. एक ऊपर की तरफ हो गया, एक वाई. तो इससे क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में आपके फोर्सेस आ गए. सो ये जो T2 है, इसका T2 cos थीटा ऊपर हो गया. cos थीटा किसने डिसाइड किया, एंगल ने डिसाइड किया. जिस भी साइड के ऊपर जो एंगल बनता है उस साइड को हम बेस लेते हैं, और बेस के साथ हमेशा cos आता है, और दूसरे उसके 90 डिग्री वाले को परपेंडिकुलर लेते हैं. ठीक है. सो दिस वे वी कैन फाइंड. आप थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि ये बॉडी आपकी जो है इस तरह से लगी हुई है. तो इसमें देखो आप ध्यान से, तो ये एक स्ट्रिंग है, इसके ऊपर मान लीजिए T1. अच्छा, एक और इसमें एडिशनल चीज़ दी हुई है कि ये मान लीजिए ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री, और ये मान लो कि एंगल बन रहा है 60 डिग्री. ठीक है. ये एंगल्स पे, सर्टन एंगल्स पे धागे जो हैं वो लगे हुए हैं. अब इसमें आपने निकालना है T1 और T2, जो स्ट्रिंग्स के ऊपर टेंशन है वो निकालना है. तो मान लो इसके ऊपर जो टेंशन लग रहा है दैट इज़ T1, इसके ऊपर जो टेंशन लग रहा है वो T2. ठीक है. ये सर्टन एंगल पे लग रहा है, इसका जो वज़न है वो नीचे की तरफ को लग रहा है, दैट इज़ 4G, है ना. 4G नीचे की तरफ लग रहा है. तो अब आपने क्या करना है, इसको भी आप रिजॉल्व करोगे. ये सर्टन एंगल पे लग रहा है, तो आपको तो देखना है कि ये इधर ऊपर की तरफ को कितना लग रहा है और इधर की तरफ को कितना लग रहा है. यानी इसी पे, अगर इसी स्ट्रिंग पे मैं इसको रिजॉल्व करना चाहूँ, तो इस बॉडी को मैं क्या कर लूँगी, इधर पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ. ठीक है. बाद में इधर पे आके मैं चाहे इसको रिजॉल्व करती हूँ. दिस इज़ द मास. ये आपका 4 kg का 4 kg है ना, 4 kg. इसके ऊपर ये नीचे हो गया आपका 4G. फिर यहाँ से मैं ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ करके इधर 60 इस पे, ये चला गया मेरा T2. ठीक है. और इधर चला गया मेरा T1. ठीक है. ये इधर जा रहा है 60 डिग्री पे, और इधर जा रहा है
30 डिग्री पे। ठीक है, अब ये इस तरह का डायग्राम हमारा बन गया कि ये आपका पॉइंट मास था। अब इसको भी करने के लिए हमें एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में करना पड़ेगा, है ना। बॉडी का वज़न तो नीचे है, तो हम इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? आई कैन रिजॉल्व इट लाइक दिस। ये इस तरफ को कितना हो जाएगा, ये इसके ऊपर एंगल बना रहा है, तो ये हो गया मेरा T2 cos 60 डिग्री इधर हो गया। ऊपर कितना हो जाएगा, T2 sin 60। ठीक है, T2 को रिजॉल्व कर दिया मैंने। देन T1 की बात आई, तो T1 का इधर 30 हो रहा, तो इधर हो जाएगा T1 cos 30 डिग्री, और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, T1 sin 30। ठीक है, बॉडी कैसी है, इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब एक्स डायरेक्शन वाले जो है वो इक्वल होंगे। नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन विल बी 0 एंड नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन विल बी 0। सो दिस कैन बी, इसको सॉल्व करने के लिए जगह पता नहीं कितनी लगनी है। सो body is in equilibrium, therefore force along x direction क्या हो जाएगा, is equal to 0। so T1 cos 30 degree is equal to T2 cos 60 degree। ये इक्वेशन आएगी। तो cos T1 30 डिग्री, सो T1 cos 30 कितना होता है, दैट इज √3/2 इज इक्वल टू T2 cos 60। दैट cos 60 की वैल्यू, ये सारे टेबल्स अगर आपको ध्यान होगा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताए हुए हैं, आपको ये याद रखने हैं वैल्यूज़, है ना। एक टेबल सा ग्राफ सा बना के आपको दिया हुआ था, यहाँ से डायरेक्ट वैल्यूज़ डालने आनी चाहिए, तो इनको आपने भूलना नहीं है वैल्यूज़ को, है ना। देखो ये मैजिकल नंबर भी ड्रॉ किया था मैंने आपके लिए, और ये सो T2 cos 60 इज इक्वल टू योर हाफ, सो T2 इंटू cos 60, ये हो गया हाफ, यहाँ से यहाँ कट गया, तो यहाँ T1 की वैल्यू आ गई T2 अपॉन √3, एक चीज़ ही आ गई। ठीक है, नाउ फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन जो होगा, वाई डायरेक्शन में भी कितना फोर्स होगा, 0, बिकॉज इक्विलिब्रियम में। तो आप देखिए इधर वाई डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं आपके। ऊपर की तरफ आपका जा रहा है T1 sin थीटा, सो आई राइट T1 sin 30 डिग्री प्लस T2 sin 60 डिग्री इज इक्वल टू 4G, है ना। 40 नेक्स्ट स्टेप पे मैं चाहे 40 लिख दूँ। अब आप इसमें वैल्यूज डाल लीजिए। सो T1 sin 30 इज हाफ, प्लस T2 sin 60 is equal to √3/2 is equal to 40. This is what we have, है ना। दिस विल भी, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, अब T1 की जगह T2/√3 भी लिखा जा सकता है फ्रॉम 1। दिस कैन बी रिटन एज T2/√3 इंटू 1/2 प्लस T2 √3/2 इज इक्वल टू 40। इसको सॉल्व कर लीजिए, T2 को आप बाहर निकाल लीजिए, आपके पास क्या बचेगा, 1/2 √3 प्लस √3/2 इज इक्वल टू 40। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 2√3, या इसको आप कर लीजिए 4√3, है ना। 4√3 तो ये हो गया आपका 2 प्लस, इसको जब आप करेंगे 4√3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, दिस इज 2 इंटू
3 हो जाएगा इज इक्वल टू 40। T2 आपका वैसे ही है, T2 इज इक्वल टू इतना हो गया 2 + 6 8 अपॉन 4 √3 इज इक्वल टू 40। 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो T2 इज इक्वल टू 40 इंटू √3 अपॉन 2, सो T2 इज इक्वल टू 20 √3 न्यूटन। ये आपकी T2 की वैल्यू आ गई। सो T1 विल बी इक्वल टू हाउ मच, T2 बाई √3, सो दैट इज़ 20 √3 बाई √3 न्यूटन। सो ये कट जाएगा, दिस इज़ 20 न्यूटन। अब इसमें कैलकुलेशंस में देख लेना कोई मिस्टेक ना हो। बेसिकली जो आपके यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में था तो ये दोनों अपोजिट, ये रिजॉल्विंग आपकी करेक्ट होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये बेस, ये एंगल बना था, इस वाले केस में यहाँ एंगल था, ये कॉस थीटा हुआ, यहाँ पे ये एंगल है तो ये कॉस थीटा हुआ, ठीक है ना। ये चीज़ नहीं डिसाइड करेगी कि जो लेटी हुई साइड है उसको कॉस ले लो या जो खड़ी साइड है उसको साइन ले लो, ऐसा नहीं करना है। हमेशा कौन सी साइड को कॉस लेंगे, जिस साइड के ऊपर एंगल बना होगा दैट साइड विल बिहेव एज अ बेस, उसके साथ कॉस थीटा, और उसके 90 डिग्री पे जो होगा वो परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर वाले के साथ साइन थीटा, ठीक है। अब तो ये सिंपल ऐसे वाले हुए, आप थोड़ा इंक्लाइन प्लेन वाले भी ले लेते हैं कि अब ये टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन निकालने को दिया और एंगल भी निकालने को दे दिया है। अब देखो यहाँ पे ये इंक्लाइन प्लेन पर है, थीटा एंगल पे ये यहाँ लगा हुआ है, तो इसका वज़न जो है दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी इस तरह से। ये वेट तो नीचे की तरफ ही इसका एक्ट कर रहा है। अब इसके ऊपर ये धागे से बंधा है तो ये टेंशन इस तरफ को एक्ट कर रहा है, और इस सरफेस के ऊपर सीधा ड्रॉ करोगे तो दिस इज़ द नॉर्मल रिएक्शन। अब इसमें आपको ये सारी चीज़ें जो है कैलकुलेट करने को दे दी हैं। अब आपने ये वैल्यूज़ निकालनी है, तो आप इसका भी क्या करोगे, पहले तो FBD ड्रॉ करोगे, फ्री बॉडी डायग्राम। सो सबसे पहले बात आती है FBD की। आपका ये इसका मास M स्पेसिफाई नहीं किया है, मास को चलिए M ही दिया है तो M इसका मास ले लेते हैं, और वो कैसे है, इंक्लाइन प्लेन पे है, तो और टेंशन इधर को एक्ट कर रहा, तो मैं ऐसे इंक्लाइंड ही बनाऊंगी, ठीक है। दिस इज़ मास M, ये आपका हो गया मास M, और इसके इस तरफ को टेंशन एक्ट कर रहा है, दिस इज़ द टेंशन विच इज़ एक्टिंग हियर, और इसके परपेंडिकुलरली ये इधर नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ये सरफेस ही इसके ऊपर लगा रहा है, तो दिस इज़ द नॉर्मल रिएक्शन, ये 90 डिग्री पर है, ठीक है। और इसका जो वज़न है नट, वेट इज़ एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऐसे आ गया वेट, दिस विल बी माई mg। अब ये इधर को एक्ट कर रहा है, ये इधर एक्ट कर रहा है, तो जैसे पीछे था, पिछले केस में भी ये दोनों तरफ को जैसे ये एक्ट कर रहा था तो हमने इसको ही रिजॉल्व कर लिया था, है ना। तो अब यहाँ देखो ये इसके कंपोनेंट है, कहीं कोई एंगल नहीं दिया हुआ है, नथिंग इज़ बिन गिवन, बट हमें पता है कि ये चीज़ जो है ऐसे इंक्लाइन प्लेन सी है ना, इसको एक एक्सिस मानना पड़ेगा, और ये यहाँ पर जो है सर्टन एंगल पे बना रही है, दिस इज़ व्हाट आई हैव, ऐसा ये मैं डॉटेड से ही ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये थीटा एंगल दिया हुआ है, तो अगर ये थी उधर पे तो आपको यहाँ तो ये एंगल्स थे तो आपने इनको रिजॉल्व कर लिया, यहाँ कोई एंगल नहीं दिया है तो आप उसको, हम हमेशा जो रिजॉल्व करते हैं वेक्टर को, हम टर्म एंड कंडीशंस देखते हुए जो सूटेबल होता है उस पर करते हैं। अब यहाँ एंगल थीटा ये दिया हुआ है, तो अगर ये थीटा दिया हुआ है तो ये इसका वज़न नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, दिस इज़ 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, ये एंगल आपका होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये ट्रायंगल क्लियर हुआ, ये थीटा दिया हुआ था, ये 90 माइनस थीटा, बिकॉज दिस इज़ 90। तो अब mg को जो है हम रिजॉल्व कर लेते हैं, एक इस तरफ को रिजॉल्व कर लेते हैं और इसके परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर देते हैं, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है। ये वाला इसके ऑपोजिट हो जाएगा और ये इसके ऑपोजिट हो जाएगा, दिस विल बी योर, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा इसके साथ बना रहा है, ये होगा आपका mg 90 माइनस थीटा, सॉरी कितना, cos 90 माइनस थीटा, है ना, cos 90 माइनस थीटा, और ये क्या हो जाएगा mg sin 90 माइनस थीटा। तो अब ये तो आपको मालूम है 90 माइनस थीटा में साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, दिस विल बी इक्वल टू, ये अब हो जाएगा mg cos थीटा,
और ये हो जाएगा आपका एम जी साइन थीटा। और निशान बदलेंगे नहीं बिकॉज फर्स्ट अगर आपको याद हो हमने पहले पढ़ा हुआ है ऑल सिल्वर टी कप्स, ये ऐसे ऑल सिल्वर टी कप्स 0 से 90, तो ये 90 माइनस थीटा ये वाला क्वाड्रेंट होता है और इसमें सारी वैल्यूज जो है वो, इसको एक बार फिर से ड्रॉ कर देती हूँ। ये आपका ऐसे 90 डिग्री बना, ये आपका वेट था, है ना। इसको वेट भी नहीं लेती हूँ मैं, यहाँ पॉइंट ले लेती हूँ। इसका वज़न नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। दिस वाज एम जी। ये एंगल थीटा दिया हुआ था, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इसीलिए इसको फिर जब रिजॉल्व करेंगे इस डायरेक्शन में, ये जो एंगल बना रहे हैं यहाँ पर जो होगा दिस विल बी एम जी, क्योंकि इसके ऊपर एंगल बन रहा है तो कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस का आंसर किस में चला जाएगा, साइन में। सो एम जी साइन थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। और ये इसके परपेंडिकुलर, इस ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसके 90 डिग्री पे अगर आप चले जाइए, ये 90 डिग्री पे चले गए, तो ये क्या हो जाएगा एम जी साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा एंगल किसके ऊपर बन रहा है, इसके ऊपर बन रहा है। तो ये बेस है, तो बेस के साथ 90 माइनस थीटा, फिर 90 माइनस थीटा कन्वर्ट हुआ है थीटा में। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर साइड है तो दिस इज एक्टिंग एज अ परपेंडिकुलर, तो ये एम जी कॉस थीटा बने। क्लियर हो गया बच्चे, इसमें अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ चाहे छोटा डायग्राम था बट अगेन मैंने बड़ा करके यहाँ ड्रॉ कर दिया ताकि आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। तो अब यहाँ पर अगर ये बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में है, आपको सारी चीज़ें यहाँ कैलकुलेट करनी है। सो एज बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, सो ये चीज़ क्या हो जाएगा, टी विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा हो जाएगा और आर विल बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। तो टी भी निकाल दिया, आर भी, थीटा निकालना है, तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं, अगर थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको तो क्या करना चाहिए, इसमें आपके पास ये वैल्यूज़ दे दी हैं। इफ़ यू वांट टू नो द वैल्यू थीटा इसमें निकालना चाहो तो एम जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर लेते, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, थीटा ही निकालना है हमें। सो डिवाइडिंग ए बाय बी अगर करते हैं तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा अपॉन एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू टी अपॉन आर। सो एम जी कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा is equal to t upon r. So theta is equal to tan inverse t upon r. t का टेंशन अपॉन r, तो t की वैल्यू ये होगी। अगर इनकी वैल्यूज़ दी होती तो हम डाल के निकाल लेते, एंगल दिया होता तो सॉल्व करते। क्वेश्चन में वैल्यूज़ भी दी हो सकती हैं, ये केस हो गया, ठीक है। अब द लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि ये इंक्लाइन प्लेन पर है, 5 मास का वेट है। अब इसके ऊपर इसको भी रिजॉल्व करेंगे तो ये भी ऐसे जाएगा, ये इधर को, इसका वज़न कहाँ जा रहा था, नीचे की तरफ जा रहा था। दिस वाज 5G, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। फिर इसको इस तरफ को जो टेंशन जा रहा है इस वाले इस पे, दैट इज़ टी टेंशन इज़ गोइंग, पुली के थ्रू इधर जा रहा है तो इस पर भी टेंशन टी ही है, दूसरे वाले पे भी जो टेंशन है टेंशन इज़ टी ओनली। लेकिन ये टेंशन जो होगा ये ऊपर की तरफ को जाएगा 2 kg वाले के साथ, इसका वज़न जो है नीचे की तरफ होगा, ये 2G नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। अब ये 90 मैंने इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, तो एक कंपोनेंट इसका इधर को हो जाएगा, एक इसके ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये इसके साथ एंगल इसके सरफेस के साथ बना रहा है 90 माइनस थीटा, तो दिस विल बी व्हाट आई कैन राइट इट एज एम जी, क्योंकि बेस है तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा। और इस तरफ क्या आ जाएगा, जब ये नया फाइनल आंसर यहाँ है तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ एम जी कॉस थीटा, ठीक है। ये क्लियर आपको पता होना चाहिए कि
दिस वेट इज़ कमिंग डाउन एट दिस एंगल इज़ 90, ये थीटा दिया तो ये कितना है 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा डालने के बाद वो साइन थीटा में कन्वर्ट हुआ। सो इसका जो आप एफ बी डी ड्रॉ करेंगे वो कैसा हो जाएगा, ये आपका हो गया दिस इज़ 5 kg बॉडी, ठीक है, ये 5 kg का है। इसके ऊपर इस डायरेक्शन में मैं इंक्लाइन प्लेन पे है इसलिए मैं इंक्लाइन प्लेन पे ले रही हूँ। दिस इज़ द टेंशन विच इज़ एक्टिंग हियर। आपका अब इसमें नॉर्मल रिएक्शन भी तो होगा, दिस इज़ नॉर्मल रिएक्शन जो कि ये सरफेस उसके ऊपर डाल रहा है, दिस इज़ नॉर्मल रिएक्शन। फिर इस तरफ को, ये इंक्लाइन प्लेन के इस तरफ को, यहाँ क्या आ गया हमारा एम जी साइन थीटा आ गया, और नीचे की तरफ क्या आ गया एम जी कॉस थीटा आ गया। दीज आर द फोर्सेस विच आर एक्टिंग हियर। तो अब दिस इज़ माई एफ बी डी फॉर द मास 5 kg, और 2 kg वाले का एफ बी डी क्या हो जाएगा, अगर ये आपका 2 kg है तो इसके ऊपर तो केवल एक ऊपर को लग रहा है एक नीचे को, इसका 2g नीचे की तरफ लग रहा है, और इसके ऊपर टेंशन जो है दैट इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसका डायग्राम इसमें ज़रा इजी हो जाएगा। तो आपका